हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का एक चैप्टर है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिस बच्चों को साइंस से नफरत है वो बच्चा भी इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ता है, बहुत मन लगा के पढ़ता है, भले उसको कुछ समझ में आए या ना आए। और जो साइंस से प्यार करता है, जो साइंस को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता है, वो तो बहुत ही उसके लिए तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये वाला। ठीक है, चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है भाई, इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट जो है ना यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में जनरेट होता है वो है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन को अगर सही ढंग से पढ़ो आप तो इसको दो शब्दों में तोड़ सकते हो। एक है री एंड दूसरा है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन। अगेन का मतलब क्या भाई? दोबारा से। एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ दोबारा से अपने जैसे को उत्पन्न करना। फॉर एग्जाम्पल, इंसान जो है वो इंसान के बच्चों को उत्पन्न करता है, हाथी हाथी के बच्चों को उत्पन्न करता है, शेर शेर के बच्चों को उत्पन्न करता है, और मच्छर मच्छर को ही उत्पन्न करता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मच्छर ने किसी हाथी को उत्पन्न कर दिया हो। समझा? तो अपने जैसे को प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं फटाफट से। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? तो हम कहते हैं द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स विच इज सिमिलर टू देमसेल्फ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा जो उसके जैसा ही दिखेगा। जैसे आप जो है अपने पेरेंट्स से आए थे, तो बिल्कुल आप अपने पेरेंट जैसे दिखते हो। एग्जैक्टली फोटोकॉपी नहीं होते हो पर सिमिलर होते हो, उनसे मैच करते हो, मदर या फादर से। बात समझ में आ गई? अब इस चैप्टर में एक छोटा सा सवाल कि क्या रिप्रोडक्शन सच में बहुत जरूरी है? क्या सर अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या वो मर जाएगा, वो जी नहीं पाएगा? तो सर जवाब है नहीं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना करे तो नहीं मरेगा। समझा? पर फिर हम क्यों पूछते हैं कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? ये सवाल क्यों यहाँ पे सामने रखा है आपने कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? तो भाई कई सारे कारण हैं रिप्रोडक्शन जरूरी होने के। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपने कुछ ऐसे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था जो जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। अगर उनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होता तो हमारी जान चली जाती। जैसे कि न्यूट्रिशन नहीं करेंगे हम तो कुछ दिनों में मर जाएंगी। अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करें तो तुरंत 2-3-4 मिनट में खत्म कहानी। डाइजेशन ना हो, एक्सक्रीशन ना हो वेस्ट मटेरियल का, सर्कुलेशन ना हो, तो ये सारे ऐसे प्रोसेस से जो जीवन को बनाए रखता था। रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं था। पर रिप्रोडक्शन ने जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इस धरती पे जीवन बना रहे, इस धरती पे लाइफ जो है वो कंटिन्यू चलता रहे, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए नहीं, लेकिन इस पॉपुलेशन को बनाए रखना है। जैसे कि इंसान की जाति जो है उसको बनाए रखना है, या कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट या भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस धरती पे कंटिन्यू लाइफ करवाते रहना है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। ये बात समझ में आ गई हम लोगों को? तो रिप्रोडक्शन जो है वो एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और क्या फायदे हैं सर? रिप्रोडक्शन की वजह से ना एवोल्यूशन होता है, विकास होता है। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। पहला पॉइंट क्या है भाई कि ये एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, धरती पे जीवन बनाए रखता है। दूसरा, ये एवोल्यूशन में हेल्प करता है। एवोल्यूशन क्या होता है सर? विकास। एवोल्यूशन का हिंदी मतलब है विकास। आप जिस तरीके से आज इतना एडवांस हो गए हो, आजकल के बच्चे जो इतना एडवांस हो गए हैं, तुरंत ही मतलब सब कुछ सीख लेते हैं फटाफट से। जैसे आप लोग कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना, फटाफट सीख लेते हो सब कुछ। तो ये कैसे हुआ? धीरे धीरे विकास होते होते हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोगों को ही, इंसानों को कंपेयर किससे करते हैं भाई? बंदर से करते हो ना। आप बंदर थे क्या पहले? आपके पास पूंछ था पहले, पूरी बॉडी पे बाल थी पहले, पर क्या अभी पूंछ है आपके पास? नहीं है।
क्या पूरी बॉडी में बाल है, हर जगह भरा हुआ बाल है क्या? नहीं है, बाल पर हर जगह नहीं रहा। समझ में आ गया? तो मतलब ये कहने का है कि हम लोगों को बंदरों से कंपेयर कर रहा है कि हम बंदरों से इवॉल्व होकर अब ये वाला रूप अटेन कर रखे हैं। बात समझ में आ गई? तो एवोल्यूशन में हेल्प करता है रिप्रोडक्शन ही। तीसरा, ये मेंटेन करता है पॉपुलेशन साइज को। कितनी पॉपुलेशन की साइज है इस इंडिया में या फिर कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो वो पॉपुलेशन साइज भी कैसे कंट्रोल होगा? आपके रिप्रोडक्शन की वजह से। आपके नहीं, ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन की वजह से या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और ये प्रिवेंट करता है एक्सटेंशन से भी। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, एक्सटेंशन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। तो आप इस अर्थ से विलुप्त ना हो जाओ, उस चीज से भी बचाए रखता है आपका रिप्रोडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन बींग्स की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो मान लेते हैं 100, होता नहीं है इतना, मान लिया है, एक एजम्पशन ले लिया 100 साल का होता होगा। तो आज जो बच्चा जन्म लेगा 100 साल के बाद उसकी भी डेथ हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब कि अगर आज से सभी ह्यूमन बींग्स ये ठान ले कि आज से कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो 100 साल के बाद आज जिस बच्चे ने जन्म लिया होगा उसकी भी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस धरती से सारी इंसान की जाति खत्म, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि रिप्रोडक्शन कंटिन्यू है। बात समझ में आ गई? तो ये सारे वो कारण हैं जो जरूरी करता है रिप्रोडक्शन के लिए। बात समझ में आ गई? अब रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या क्या चीजें होती है उस समय, किन किन चीजों का ध्यान होना चाहिए हम लोगों को, ये भी सवाल आता है। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे सेल के बिल्कुल सेंटर में एक डेंस राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर बिल्कुल बीचों बीच में एकदम काला काला सा डेंस राउंड स्ट्रक्चर होता है। ये जो मैंने बनाया है राउंड स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा वैसे, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, जिसके ऊपर पाए जाते हैं डीएनए। इसके अंदर होता है डीएनए। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए। और वही डीएनए है जो आपके लाइफ को बनाता है। आप एक छोटे से सेल होते हो, जाइगोट होते हो, मेल का और फीमेल का जो जाइगोट है वो होते हो, एक सिंगल सेल। और उस सिंगल सेल से पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल खतरनाक प्राणी बन जाते हो। समझे? तो मतलब ये कहने का है कि डीएनए जो है वो आपका ब्लूप्रिंट होता है। किसी भी लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है? वो डीएनए है। ब्लूप्रिंट का मतलब है किसी चीज को बनाने से पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं ना, कि ये चीजें होगी उसके पास, ये चीजें हम बनाएंगे उसके अंदर, तो वो चीज आपका डीएनए है। आपकी बॉडी में क्या क्या होनी चाहिए, कैसे काम करनी चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। तो जब भी एक सेल डिवाइड होने के लिए जाता है तो क्या क्या चीजें हो रही होती है, ये वाली बात हम पता करते हैं। फटाफट से देखो ध्यान से। मतलब मान लेते हैं ये जो सेल मैंने बनाया यहाँ पे, ये एक हमारा पेरेंट सेल है। ये क्या है? पेरेंट सेल है। अब ये सेल डिसाइड करता है डिवाइड होने की, मतलब कि एक से दो होना चाहता है। इसी को कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। अपने जैसे को प्रोड्यूस करना चाहता है ये वाला सेल। एक सिंगल सेल था, वो एक सिंगल सेल से दो सेल होना चाहता है, मतलब कि अपने जैसे को प्रोड्यूस करना चाहता है। तो क्या क्या करेगा, क्या क्या घटनाएं घटेगी इसके साथ, ये चर्चा करते हैं। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो वो इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स को। कभी भी रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? वहां पर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो भाई रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और न्यू सेल जब बनता है तो दो सेल होंगे भाई, एक सेल से भले दो सेल, तो दो न्यूक्लियस होगा हमारे पास। और अगर दो न्यूक्लियस होगा हमारे पास तो डीएनए भी कितने होने चाहिए हमारे पास? दो होने चाहिए। पर शुरुआत में कितने थे? एक। तो मतलब कि डीएनए की क्या करनी पड़ेगी मुझे? फोटो कॉपी करनी पड़ेगी, दो करनी पड़ेगी डीएनए को। तो इसका मतलब हमें न्यू डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए होता है। समझ में आ गया बात? पहला क्या होगा भाई? न्यू सेल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू डीएनए बनाना पड़ेगा, फोटो कॉपी करनी पड़ेगी डीएनए की। और पता है मजे की बात क्या है? जब हम डीएनए की फोटोकॉपी होती है उस समय, तो डीएनए के अंदर कुछ एरर आते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है। और उस एरर की वजह से, जो एरर हो जाता है कब? ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। और उसी एरर की वजह से हमारे अंदर बदलाव हो जाते हैं, कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। समझ में आ गया इतनी? अब उस वेरिएशंस की वजह से पहले वाला डीएनए में जो इंफॉर्मेशन थी और अब जो नया बना है उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होगा, चेंज हो गया होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? वेरिएशन हुआ डीएनए के सीक्वेंस में। डीएनए का सीक्वेंस होता है बच्चों, और उस सीक्वेंस में जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन में भी चेंज आ गया होगा। उस चेंज की वजह से आपके अंदर
कुछ न्यू करैक्टर डेवलप हो गया होगा, कुछ न्यू करैक्टर आ गए होंगे, नए लक्षण आ गए होंगे आपके अंदर, और उसी लक्षण को हम कह रहे हैं वेरिएशन, बदलाव। तो ये हुआ कैसे? ये तब हुआ जब एक सेल ने डिसाइड किया कि मैं ना 1 से 2 होऊंगा, डिवाइड होऊंगा। तब से ये कहानी स्टार्ट हुई। उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए था वो डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, 1 से 2 हुआ, और 2 होते समय उसके डीएनए में कुछ गलतियां हो गई। उस कुछ गलतियों की वजह से कुछ नई इंफॉर्मेशन आ गई, नई इंफॉर्मेशन से नए कैरेक्टर्स आ गए, और आप अलग हो गए, बदल गए। जैसे कि आप जो है अपने पेरेंट्स से अलग हो, 100% फोटोकॉपी नहीं हो भाई। भले ही आपके बॉडी में, आपके ब्लड में आपके पेरेंट्स के ही सारे डीएनए हैं, पर आप सेम नहीं हो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस आ जाती है, थोड़ी सी वेरिएशंस आते हैं हमारे अंदर। अब ये जो वेरिएशंस है ना, बहुत जरूरी है। इस जालिम दुनिया में अगर आपको जीना है भाई, तो आपको अपने बॉडी के अंदर लगातार कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना पड़ेगा, तभी आप इस नेचर के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। चलो भाई, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए, ये जो डीएनए की बात इतनी कर रहे हो आप, ये डीएनए होता कहाँ है, पाया कहाँ जाता है? तो मैंने पीछे बताया आपको कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। ध्यान से देखो जरा, बिल्कुल आंखें खोल के बैठो, कान भी खोल के बैठो, और कॉपी पेन निकाल के बैठो, सारा कुछ नोट करते हुए रहना है। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए, क्या बोला गया है यहाँ पे कि किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें पाया जाता है डीएनए। अच्छा, एक और बात बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लेता है। हाँ, भले बहुत आसान सा टॉपिक है, पर 1 नंबर में पूछ लेगा आपसे डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। सही स्पेलिंग के साथ लिखना है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ध्यान से रखना याद। आरएनए का भी याद कर लेना अगर नहीं याद है तो। राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल दोगे तो वो आरएनए का होता है। डीऑक्सी लगा दोगे उसके आगे तो डीएनए का बन जाता है वो। ठीक है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि डीएनए को हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। इसको और भी एक नाम से जानते हैं, इसको हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं सर इसको जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि ये जो है ना, डीएनए जो है ना, यही इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। जैसे कि आपके अंदर जो लक्षण आए होंगे, जो गुण धर्म आए होंगे, आपकी हाइट लंबी होगी, आपका स्किन फेयर है, आपकी आई ब्राउन हो गई या ग्रीन हो गई, जो भी कलर हो गया, बाल आपके ब्राउन हो गए, तो ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से आए? आपके पेरेंट्स से आए। तो आपके पेरेंट्स एक पीढ़ी हो गया और आप सेकेंड जनरेशन हो गए। समझ में आ रहा बात? तो ये किसने ट्रांसफर करवाया? डीएनए ने करवाया। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जीन जहां पे पाया जाता है वो है आपका डीएनए। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी कोई सेल डिवाइड करेगा तो उसका डीएनए क्या होगा? 2 होगा, डुप्लीकेट होगा, या फिर रेप्लिकेट भी कहते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना। एक डीएनए से जब वही डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा तो उसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन। इसको कई जगहों पे डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, आप सिंपल फोटोकॉपी बोल सकते हो। तो डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है और बनाता है न्यू सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? वेरिएशंस। मैंने कहा था अभी कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, और उसे चेंज की वजह से नए वाले जो सेल होता है उसमें क्या आता है? बदलाव होते हैं, जो कि वेरिएशंस कहलाता है। और ये वेरिएशंस बहुत जरूरी है, किस लिए? सर्वाइवल के लिए। सो दीज ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो जो सेल बनते हैं नए वाले हमारे पास, वो अपने पेरेंट सेल से थोड़े अलग होते हैं। तो जो न्यू सेल्स बनेंगे हमारे पास वो सिमिलर तो होंगे पर आइडेंटिकल नहीं होंगे, थोड़े अलग होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो जाता? 100% सेम। पर यहाँ लिखा है क्या? नॉट आइडेंटिकल, मतलब कि 100% सेम ये नहीं होते हैं। इतना बात हमें समझ में आ गई है। वेरिएशंस यूजफुल होता है किसी भी जीवन के लिए, क्योंकि ये जो है सर्वाइवल के चांस को बढ़ा देता है। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड स्पीसीज। अगर एक किसी सिंगल जीव में हुआ है तो उसके लिए भी बढ़िया होता है, अगर पूरी जाति में हो गया तो उसके लिए भी बढ़िया होता है। और टाइम अगर ज्यादा हो गया है, हजारों साल, 5000 साल हो गया है, तो वो एवोल्यूशन में भी काम आता है। तो बेसिस भी है किसका? एवोल्यूशन का। अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताओ एवोल्यूशन का बेसिस क्या है, बेस क्या है एवोल्यूशन का, कैसे होता है एवोल्यूशन, तो आप कहोगे वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन जो है वो बेस है किसका? एवोल्यूशन का। बात समझ में आ गई थी हम लोगों को? तो हमने क्या किया है, चैप्टर में क्या क्या चीजें होती है वो पढ़ा है, पर चैप्टर का मेन 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 पॉइंट जो है, मेन फोकस जो क्या है? रिप्रोडक्शन। तो हमें रिप्रोडक्शन पे टिके रहना है। तो अब सेकंड सवाल किसी बच्चे ने पूछा कि सर अच्छा रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कर रहे हो आप, तो रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप के हैं?
तो भाई रिप्रोडक्शन केवल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये देखो ध्यान से, बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में एक से ज्यादा, मतलब दो पेरेंट्स, अब हजारों नहीं होते, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। समझ आ गई बात हम लोग इतनी? तो डिटेल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल को पढ़ते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने क्या लिखा हुआ है? अ सिंगल इंडिविजुअल्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट्स न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें जो आपको बता देता हूँ। ये जो न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, इस न्यू इंडिविजुअल को आप और क्या क्या बोल सकते हो? तो आप बोल सकते हो इसे ऑफ स्प्रिंग। और क्या बोल सकते हैं सर? आप इसको बोल सकते हो बेबी। अच्छा बेबी वो वाला बेबी नहीं, ये बेबी जो है बच्चे वाला बेबी है, छोटा सा बच्चा जो होता है, जो जन्म लिया बच्चा भी, उसको बोल रहे हैं हम लोग। और क्या बोल सकते हो आप? चाइल्ड बोल सकते हो। समझ में आ गया बात? न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं हम लोग, वाला बेबी की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो न्यू इंडिविजुअल को बना सकता है, और उस न्यू इंडिविजुअल को हम क्या कह रहे हैं? ऑफस्प्रिंग कह रहे हैं, चाइल्ड कह दो आप, या बेबी कह दो। बात समझ में आ गई हम लोगों को? ऑफस्प्रिंग एक नया टर्म है जो आपके लिए आया है, याद रखना इस चीज को। जो भी बच्चे होते हैं उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। अब क्योंकि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई गैमेट नहीं बनता। अब यहाँ पे एक और नया टर्म आ गया, सर ये गैमेट क्या होता है? गैमेट तो मैंने आज तक नहीं देखा। बच्चों गैमेट, अब जैसे कि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो मेल ह्यूमन और फीमेल ह्यूमन में अलग अलग गैमेट्स होते हैं। मेल का जो गैमेट होता है उसे हम कहते हैं स्पर्म, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और फीमेल के जो गैमेट होता है उसे हम कहते हैं ओवम। आप ओवम कह दो, अगर ये बोलने में थोड़ा सा जीभ लड़खड़ा रही है आपकी तो आप एग कह दो। एग भी नहीं आ रहे बोलने के लिए तो आप ओवा कह दो। अगर ये भी नहीं आता है तो आप ओटिड कह दो। तो ये सारे नाम हैं फीमेल गैमेट के। मेल गैमेट के एक ही नाम है स्पर्म, फीमेल के इतने सारे नाम है। अच्छा सर ये तीर जैसा क्या बना दिया आप? तो जो गोले पे ऊपर एक तीर बना हुआ उसको मेल सिंबल कहते हैं, ये मेल का सिंबल होता है। और इसी गोले पे नीचे अगर आप प्लस का साइन बना दोगे तो वो फीमेल का सिंबल होता है। तो याद कर लो बच्चों, ठीक है, समझ आ गया? तो एसेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब स्पर्म और ओवम नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। अब नहीं बनता है तो एक ही बंदा है जिसकी वजह से जो बच्चा है वो बनने वाला है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। तो जो बच्चा होगा ना, जो न्यू इंडिविजुअल होगा, मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स के। सर ये आइडेंटिकल मतलब? अभी बताया था आपको, आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली फोटोकॉपी हो जाना, सेम टू सेम। अच्छा तो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन यूज करता है और किस लिए बढ़िया है? तो अगर आपको रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना हो, फटाफट पॉपुलेशन इंक्रीज करना हो, तो बेस्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बता दूं आपको, एक बैक्टीरिया को 1 से 2 होने में केवल 20 मिनट लगते हैं, 2 नहीं भाई 20, एक 10 मिनट है, दूसरा 20 मिनट हो गया। तो एक बैक्टीरिया को 1 से 2 होने में 20 मिनट लगता है, 20 मिनट में वो 1 से 2 हो जाते हैं बैक्टीरिया। तो अगर आपको रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवाना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो बेस्ट तरीका है एसेक्सुअल वाला। इसको कौन एडॉप्ट कर रखा है? एडॉप्ट मतलब किसने इसको कौन यूज करता है इसको? तो लोअर ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में मिलेंगे आपको ज्यादातर, जैसे कि अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सब जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं। अच्छे से समझाया है, ध्यान से कॉपी में लिखना है, इसको याद कर लेना है, डिफरेंशिएशन में आ सकता है। आजकल थियोरेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, एमसीक्यू बेस ज्यादा बन रहे हैं, तो एमसीक्यू में भी एक सवाल इस पे बन सकता है, ध्यान से। अब पढ़ते बच्चों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में एक पेरेंट्स था, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं। तो 2 इंडिविजुअल्स दैट इज 1 मेल एंड अदर फीमेल, 2 इंडिविजुअल की जरूरत होगी यहाँ पे, एक मेल की दूसरा फीमेल की, और वो दोनों मिलकर फिर बनाएंगे एक न्यू इंडिविजुअल्स को। आपको बता चुका हूं मैं, न्यू इंडिविजुअल मतलब ऑफस्प्रिंग, बेबी, चाइल्ड। सोना नहीं बोलना, बेबी सोना कहीं कह रहे हो। यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है,
गैमेट्स का मतलब कि मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, ये सब बनता है। न्यू इंडिविजुअल जो बनेंगे, जो नए बेबी आएंगे, वो जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब कि जीन तो भाई जाहिर सी बात है पापा मम्मी का ही जीन होगा, पर पर आइडेंटिकल नहीं होंगे। वो अपने पापा या अपने मम्मी से हूबहू मैच नहीं करेंगे। 100% सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, क्योंकि मदर और फादर दोनों का डीएनए मिक्स होता है और आप जो है उन दोनों के मिक्सचर होते हो, प्रोडक्ट होते हो। समझ में आ गया बात हम लोगों को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज। अगर किसी जाति में ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन लाना चाहते हो आप, तो फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपनाना है। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो एसेक्सुअल, वेरिएशन ज्यादा लाना चाहते हो तो सेक्सुअल। अब बात करते हैं आगे। इसको एडॉप्ट किया है हायर ऑर्गेनिज्म ने, जैसे कि आप, सॉरी आप नहीं, मतलब ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गया और प्लांट्स हो गए, ये सब चीजें। एग्जाम्पल है इसके प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इंसान भी क्या है, जानवर है। कैसा? सोशल जानवर है, सामाजिक जानवर है। समझा कि नहीं समझा? चलो भाई, तो अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम एसेक्सुअल पढ़ेंगे, एसेक्सुअल जब खत्म हो जाएगा फिर सेक्सुअल के ऊपर आएंगे। सेक्सुअल में भी हमारे पास दो चीजें हैं, एक पहले पढ़ेंगे हम लोग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर इनसे जुड़ी हुई कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और उसका इलाज ढूंढेंगे। समझ में आएगा? डॉक्टर बनना है ना आपको? चलो भाई, आप लोग फ्यूचर डॉक्टर हो, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी, और जो बायोलॉजी पढ़ता है वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। चलो, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके, एसेक्सुअल के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है फिजन। सबसे पहला तरीका क्या है, फिजन। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। अरे यार ये क्या हो गया सर? तो इसमें जो पेरेंट सेल होगा ना, जो सिंगल सेल होगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी डिवीजन होगा ना उसमें एक ही सेल होगा। क्यों भाई? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें कितने सेल होते हैं, एक सेल होते हैं, एक ही, मतलब एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक ही सेल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो फिजन की बात कर रहे हैं। फिजन में क्या होगा, जो पेरेंट सेल होगा ना, धीरे बोल रहा हूँ सुन लो ध्यान से, एक पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल ये डिवाइड हो जाते हैं और बनाते हैं डॉटर सेल। सवाल ये उठता है यहाँ पे कि सर आपने यहाँ पर डॉटर सेल क्यों लिखा, सन सेल क्यों नहीं लिखा, बेटा क्यों नहीं कहा, बेटी ही क्यों कहा? क्योंकि बच्चों, डॉटर मतलब कि फीमेल के पास ही वो पावर है जिससे कि वो इस धरती पे न्यू स्पीसी, न्यू जनरेशन को ला सकती है। मेल नहीं ला सकता इस चीज को। बात समझ में आ गया? इसलिए इसका नाम रखा गया ऐसा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब जो पेरेंट सेल टूटेगा ना वो दो तरीके से टूटेगा और डॉटर सेल बनाएगा। एक, तो एक पेरेंट सेल है वो टूट कर दो बन गया, तो कहलाएगा बाइनरी फिजन। क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है, बात समझाएगा। और फिजन का मतलब होता है टूटना, तो दो में टूटेगा। तो टू सेल्स जब फॉर्म होगा, दो डॉटर सेल जब बनेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग बाइनरी फिजन। इसके एग्जाम्पल है अमीबा और लेशमानिया। अमीबा और लेशमानिया। बच्चों इस लेशमानिया से एक बुखार होता है जिसका नाम है काला जार। काला अचार नहीं है ये, काला अचार तो होता है पर काला जार है, आजार। एकदम मेरे ख्याल से दो बार ए आएगा यहाँ पे। काला अचार बुखार का नाम है, एक फीवर होता है, काला फीवर ठीक है भाई, जो समझना समझ ले, काला बुखार समझ ले, चल जा। अब सुनो ध्यान से, अमीबा है या फिर लेशमानिया है, ठीक है, इसमें जब बाइनरी फिजन होता है तो अमीबा में आप कैसे भी करवा लो बाइनरी फिजन। जैसे कि आपको बताऊं मैं कि ये मेरे पास एक अमीबा है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, ये डिवाइड होना चाह रहा है, तो आपको बता दूं सबसे पहले अमीबा का न्यूक्लियस 1 से 2 होता है। न्यूक्लियस हो गया 2, मान लिया न्यूक्लियस हो गया 2, अब उसके साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे और आपको ऐसे ऐसे 2 अमीबा मिल जाएगा। आपने क्या इस अमीबा के डिवीजन में कोई ओरिएंटेशन लगाया कि इसी तरफ से डिवाइड करूंगा मैं तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं, जहां मर्जी से काट दो इसको, जहां मर्जी से डिवाइड हो जाता है। लेकिन लेशमानिया ऐसा नहीं है भाई। लेशमानिया में एक ओरिएंटेशन, एक डायरेक्शन है। आप अगर यहां से देखोगे तो यहीं से केवल, इसका थोड़ा पेन चेंज कर लें, इसी जगह से केवल ये धीरे 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 अपने टुकड़े करना स्टार्ट करता है और इस तरीके से यहाँ हुआ, फिर दोनों अलग अलग, एक इधर एक इधर, दो बन जाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो लेशमानिया में क्या ध्यान रखना है, एक डायरेक्शन होता है, एक ओरिएंटेशन होता है, यहां से डिवाइड करेंगे तभी डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। समझ में आया गया? पर बाकियों में कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी काटो फीटो कुछ नहीं होता। दूसरा तरीका है भाई मल्टीपल फिजन। दूसरा तरीका क्या है?
मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। क्या, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। इसका एक एग्जांपल याद करना आपको, प्लाज्मोडियम। क्या है भाई, प्लाज्मोडियम। अब इसके डायग्राम को देखते हैं डिटेल में। ये बड़ा कर दिया आपके लिए। अच्छा ये देखो, दिखेगा साफ साफ आपको। ये जो मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, ये दिख रहा है। ये थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम का एक सिंगल सेल। ठीक है, इसका ये जो ये दिख रहा है अंदर वाला, ये है न्यूक्लियस। अब प्लाज्मोडियम के चारों तरफ ना ऐसे, ये देखो, ये मोटी सी परत दिख रही है आपको, ये जो यहाँ पे भी मोटी सी परत दिख रही है, इसको हम कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं, सिस्ट। अब ये सिस्ट बहुत मोटी होती है। इस सिस्ट के अंदर ये प्लाज्मोडियम का जो न्यूक्लियस है मल्टीपल डिवीजन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बहुत सारे डिवाइड करता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो सिस्ट है वो फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा वो। और फटने के बाद सारे के सारे जो भी प्लाज्मोडियम के सेल्स थे अंदर में, सब बाहर निकल जाएंगे, ए टू जेड। तो मतलब ये कहने का है कि एक ही बार में इस जालिम दुनिया के अंदर कितने प्लाज्मोडियम निकले, बहुत सारे, 2 से तो ज्यादा निकले ना। इसीलिए प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल फिजन का। बात समझ में आ गया हम लोगों को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन में नाम में समझ में आ रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर किसी जीव के टुकड़े होंगे और उस टुकड़े से शायद बन रहा होगा नया जीव, नया इंडिविजुअल, है ना, ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो क्या भाई, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप, अच्छा ब्रेकअप वाला ब्रेकअप नहीं है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। ऑर्गेनिज्म जो है वो टूट रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, कब, जब वो मैच्योर हो जाता है और हर एक टुकड़ा उसका वापस से डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में। न्यू इंडिविजुअल का मतलब नया ऑफस्प्रिंग, नया जीव। समझ में आ रहा बात। तो क्या बोला मैंने, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है। कब करता है ये टुकड़े, जब वो मैच्योर हो जाता है और हर एक टुकड़ा बाद में फिर वो एक नया जीव बन जाता है, सेम टू सेम वही वाला। इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि फ्रेगमेंट से, टुकड़ों से नया जीव बन रहा है यहाँ पे। इसका एक एग्जांपल याद कर लेना बच्चों आपको, वो है स्पाइरोगायरा। सारे एग्जांपल अच्छे से याद करने हैं, सारे नोट्स में लिखने एकदम धांसू तरीके से। डायग्राम जैसे मर्जी करे टेढ़ा मेढ़ा बना लेना, बना लेना पर। इसके ये डायग्राम देखो, ये है स्पाइरोगायरा आपका। इससे स्पाइरोगायरा का ये होता है सेप्टा, जो दोनों को अलग करता है। यहाँ से हमने काट दिया इसको, और इससे एक ये छोटा सा मिला और एक ये छोटा सा मिला। कुछ देर के बाद हमने देखा ये जो छोटे छोटे थे ना वो बड़े हो गए, मतलब टुकड़े से एक बड़ा जीव बन गया। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। किस में होता है ये, स्पाइरोगायरा में होता है। भाई किस में होता है ये, स्पाइरोगायरा में होता है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई। अगला है, तीसरा है रीजनरेशन। ओ हो, रीजनरेशन। क्या सर पुनर्जन्म होते हैं यहाँ पे? भाई पुनर्जन्म नहीं होती है यहाँ पे। रीजनरेशन जो है एक एक्सीडेंटल केस है, अचानक से हो गया कुछ तो रीजनरेट हो गया। जैसे आपके हाथ काट जाओ किसी ने और कटे हुए हाथ से आप एक नया हाथ निकाल लिए हो। पिगलो का नाम सुना है? जिसने भी ड्रैगन बॉल जेड देखा होगा ना उसको पिगलो के बारे में पता होगा। तो पिगलो क्या है भाई, उसके टुकड़े कर दो, उसके सेल्स से एक नया, जैसे हाथ काट दे किसी विलन ने तो उसके नए हाथ आ जाते थे। काश हमारे पास भी पावर होती है ना, कितना अच्छा होता। ऑर्गन की कमी नहीं होती, जो ऑर्गन चाहिए ले जा। तो रीजनरेशन की बात करें हम लोग, तो कह रहे हैं इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ, भाई क्या है यहाँ पे समहाउ, मतलब गलती से, किसी कारण बस कट गया या उसके टुकड़े हो गए बहुत सारे पीसेस में, बहुत दर्द हो रहा है इसको, तो और हर एक पीसेस जो है वो ग्रो होकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं इसको हम, रीजनरेशन। दोबारा से जनरेट हो जाना, टुकड़ों से, उन टुकड़ों से दोबारा से बन जाना कहलाता है रीजनरेशन। इसके 2 एग्जाम्पल है भाई, प्लेनेरिया बोल सकते हो आप या फिर हाइड्रा बोल सकते हो। वैसे 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो एक ये रहा छोटा सा चुपका सा स्टारफिश, स्टार की तरह एक मछली होती है ना, इसके अंदर खास बात पता है क्या है, ये ना, ये जो है खाना जब खाता तो अपने पूरा पेट को निकालता बाहर मुंह से और सीधा खाने को पेट को खाने पर रखता है, सुख दबर और ले लेता है पेट को बाहर। समझा कितना धांसू तरीका है इसका खाने का। तो लिख देता मैं इसको यहाँ पर भी, स्टारफिश। स्टारफिश भी रीजनरेट कर सकता है। देखो यहाँ पे दिखा तो सबके, ये प्लेनेरिया को काट दिया दबर तो 2 बन गया यहाँ पे,
हाइड्रा का दो बन गया यहाँ पे, और स्टार फिश के एक पैर काट दिया उसके, और उस छोटे से पैर से पूरा स्टार फिश बन गया। समझा? मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग, बड्डी, चड्डी बड्डी वाला बडिंग है ये, ठीक है। तो भाई ध्यान देते हैं, बडिंग में क्या होगा, एक छोटा सा आपके बॉडी से एक बड निकलेगा, छोटी सी कली निकलेगी, कली, वो कली धीरे 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 मैच्योर हो जाएगी, और वो मैच्योर होके आपकी बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, आप लोग मस्त बड़ा सा। समझा? तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम लोग बडिंग। दो जगह पे होता है, हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। लेकिन वो डिटैच कब होता है अपने पेरेंट बॉडी से, अलग कब होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है। मैं बचपन में कोई घर छोड़ के जाता है क्या? नहीं, बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है। समझदार मतलब कि जब उसको ये लगता है कि पेरेंट्स जो है ना बहुत बेकार हैं, ऐसे बच्चों को घूसा मार के अलग करो साइड में पहले तो। समझा? निकालो उसको बाहर। ऐसा नहीं करते। समझा कि नहीं समझा? तो बडिंग का मतलब क्या होता है कि अ बर्ड इज फॉर्म्ड व्हिच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स। एक बर्ड जो है धीरे धीरे टाइनी छोटा सा बच्चा बन जाता है। वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है कब? जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। समझा? और वो फिर एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग। एग्जांपल है हाइड्रा और दूसरा है ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट। तो हाइड्रा का डायग्राम तो दिखा रखा मैंने आपको। देखो ये छोटा सा बड बना, ये इसको कहते हैं बड, BUD। ये कली बन गया, ये थोड़ा और बड़ा कली हो गया, और ये कला हो गया। समझ में आ गया बात? ईस्ट का डायग्राम बड़ा खतरनाक है भाई। देखो कितना डायग्राम, ये क्या बन गया। ईस्ट का डायग्राम जितना खतरनाक डायग्राम आज तक नहीं हुआ है कभी भी। ये देखो, ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है वो ईस्ट था, ये ईस्ट है। और ये जो गोला बनाया मैंने, ये है बर्ड, और ये पेरेंट सेल। बात समझ में आ गई? ईस्ट था वो। आगे बढ़ते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है भाई? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओहो, रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ये प्रोपेगेशन, सर गलती गलती पकड़ ली मैंने। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है बच्चों। इसमें क्या होता है, प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। सर तना, पत्ता और रूट यही है क्या? हाँ भाई यही है। अब क्या सर रूट, स्टेम और लीफ से नया पौधा बन जाएगा? तो हाँ बन जाएगा। समझा? तो जब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो, न्यू प्लांट बन जाए, किससे? रूट से, स्टेम से और लीफ से, तो इसको कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दो प्रकार के होते हैं ये, एक जो नेचुरली हो जाए, दूसरा जो हम करवाए आर्टिफिशियली, मैन मेड। समझ में आ गया? मानव निर्मित। चलो, तो कितने तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल। तो सबसे पहले हम नेचुरल वाली बात कर ले। नेचुरल चीज अच्छी होती है, वही पहले बात करते हैं। तो वो तीन तरीके से होंगे। कौन कौन से? रूट, सर ऐसे तो चार होता है। अच्छा तीन हो गया, तीन रूट के जरिए। तो रूट में एग्जांपल होगा डहलिया, स्वीट पोटैटो। क्या क्या भाई? डहलिया और स्वीट पोटैटो। शकरकंदी को कहते हैं स्वीट पोटैटो, मीठा लगता है खाने में वो। स्टेम के जरिए क्या क्या होगा सर? दो एग्जांपल बता दो फटाफट से। सर एक पोटैटो हो जाएगा, एक जिंजर हो जाएगा। एक पोटैटो, दूसरा जिंजर, पोटैटो जिंजर, पोटैटो जिंजर। अरे आलू और अदरक स्टेम होता है। क्या स्टेम होता है? आलू क्या है? स्टेम है। सर लेकिन वो तो मिट्टी के अंदर होता है। भाई होता है, पर वो है स्टेम। तीसरा है लीव्स। लीव्स में आता है ब्रायोफाइलम। क्या आता है? ब्रायोफाइलम। तीसरा क्या भाई? लीव्स है, जिसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में होता क्या है देखो, बताता हूं मैं तुम्हें। मैं बनाने की कोशिश करता हूं ब्रायोफाइलम के पत्ते। मुझे जितना याद है शायद ऐसा ही होता है ब्रायोफाइलम का पत्ता। अब इस पत्ते पे ना छोटे छोटे कली बनेंगे, बर्ड्स जिसको कह रहे हैं हम लोग। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्ते बना दिए मैंने, ऐसे ऐसे। अब जब ये पत्ते के ऊपर जो कली बना ना, इसको बर्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? छोटा सा बर्ड कह रहे हैं। छोटा सा प्लांट बन गया। अब ये जो है थोड़ा सा और बड़ा होगा तो डिटैच हो जाएगा अपने पत्ते से और मिट्टी में गिर जाएगा। मिट्टी में गिरने के बाद ना ये नया ब्रायोफाइलम का प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पत्तों के जरिए। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल वाला, जो इंसानों ने किया। आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल भाई तीन है। जैसे कि नेचुरल के आपने तीन पढ़ा, आर्टिफिशियल के भी आपको तीन पढ़ने हैं। सर कौन कौन से? एक है ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग का मतलब क्या सर? किसी के ऊपर किसी और को चिपका देना। आपने बहुत देखा होगा। ग्राफ्टिंग में मैंगो का एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, किसी में भी करवा सकते हैं आप लोग। एक बहुत ही तगड़ा पेड़ जिसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, ठीक है, ये रहा मिट्टी है, ये मिट्टी है, ड्राइंग देखना मेरी, ये मिट्टी है और यहाँ पे मैंने ऐसे बना लिया पेड़। अब ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ थोड़ा सा नीचे कर लो इस पेड़ को, हाँ ये कर लेते नीचे। ये जो पेड़ है ना, पेड़ मजबूत तो बहुत है, फल नहीं आता, आम का पेड़ है, जड़ें बहुत मजबूत है पर ऊपर फल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक और पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत कमजोर, नाजुक, लेकिन फल भर के आता है उसके अंदर। तो मैंने क्या किया, उन दोनों पौधों को मैंने, बड़े में तो कर नहीं सकता ना, तो दोनों पेड़ के पौधों को मैंने क्या किया, काट के चिपका दिया। यहाँ पे ऊपर जो फल वाला था ऊपर लगा दिया, जो मजबूत जड़ वाला था नीचे लगा दिया, और इस तरीके से मस्त हमने एक प्लांट बना लिया जो मस्त। अब इसको कैसे चिपकाऊंगा मैं, टेप से चिपका दिया यहाँ पे ऐसे ऐसे। 1 महीने बाद टेप हटाऊंगा, दोनों जुड़ चुके होंगे, ग्राफ्टिंग हो गया। समझ में आ गया बात? इस तरह से ग्राफ्टिंग होता है। एग्जाम्पल मैंगो हो गया। दूसरा है कटिंग, जो आप करते रहते हो, आप लाते हो रोज काट के और दे देते हो किसी को ऐसे करके, समझ में? तो रोज का बीज से कभी नहीं लगाते हम लोग, डंडी लाया काट के लगा दिया मिट्टी में, नया रोज का गुलाब का फूल बन गया हमारा। एग्जाम्पल क्या है, रोज है। तीसरा बहुत धांसू है भाई, इसको तो मेरे को अलग से पढ़ाना पड़ेगा। ये ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, हो गया ऊपर, हो गया हो गया हो गया। चलो भाई, तो लेयरिंग, अरे भाई लेयरिंग क्या होता है? तो हमने एक पतलू सा प्लांट ले लेते हैं और यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, इस प्लांट का ना एक ब्रांच को खींच के नीचे लाया, मिट्टी में लगाया। अरे ये क्या हो गया, इसको हटाओ यहाँ से, हाँ, खींच के नीचे लाया और मिट्टी से बाहर निकाल दिया। बात समझ में आई? 1 महीने तक उसको मिट्टी में से दबा के रखा। 1 महीने के बाद जब मैं आया तो देखा इसमें जड़ें बन चुकी थी। जैसे ही जड़ें बन गई, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको काट दिया। तो अब हमारे पास 2 पौधे बन गए, नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 ये वाला। ये किस में होता है, जैस्मिन में होता है। बात समझ में इतनी हमें आ गई है? समझा गया? वीडियो समझा? ठीक है।